हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक होगा मांग की लोच। ओके दोस्तों, इससे पहले हमारे जो सेशन हुए हैं मांग को लेकर के, सिर्फ पहले दो सेशन हमने डाले हैं दोस्तों। एक मांग का नियम और दूसरा है दोस्तों गिफिन वस्तुएं। तो दोनों ही टॉपिक जो है मांग से संबंधित है, डिमांड से संबंधित है। अगर आपने उन सेशनों को नहीं देखा है तो प्लीज कृपया करके उन सेशनों को पहले देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सेशन है दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड है ना। एक दूसरे की इंटरलिंकिंग यहां पर पाई जाती है। तीनों टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है। इसी कारण से दोस्तों, अगर मांग की लोच को आपको बहुत इजी तरीके से समझना है ना, बिल्कुल आसान तरीके से, तो आपके इससे पहले वाले जो सेशन है मांग का नियम और गिफिन वस्तु वाला, दोस्तों दोनों सेशन का क्लियर होना बहुत आवश्यक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। आज के सेशन में हम विशेषकर बात करेंगे मांग की लोच पर और जानने का प्रयास करेंगे कि कितने प्रकार की ये मांग की लोच हो सकती है। तो जिस प्रकार से दोस्तों यहां तीन प्रकारों पर बात की गई है मांग की लोच की, तीन प्रकारों पर, मांग की कीमत लोच, आय लोच और आड़ी लोच। इन तीनों लोचों को बहुत ही स्मूथ तरीके से, व्यवहारिक रूप से और सबसे आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने सेशन स्टार्ट किया है तो एंड तक जरूर बने रहें। एंड तक बने रहेंगे तो सेशन पूरा कंप्लीटली दोस्तों आज के बाद में, इतना यकीन मानिए कि आज के बाद अब दोबारा फिर इस सेशन को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर होने वाला है आपका, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, सेकेंड यूनिट में बीए फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये जो है दोस्तों, ये सेकेंड यूनिट के अंतर्गत टॉपिक नंबर 3 होने जा रहा है, जिसमें मांग की लोच पर डिस्कस करना है। और मांग की लोच के तीनों प्रकारों पर हमें डिस्कस करना है, कीमत लोच, आय लोच और आड़ी लोच। क्लियर है ना। चलिए इसी प्रकार से दोस्तों वन बाय वन करके सभी टॉपिक यहाँ क्लियर होते चलेंगे। चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में जो हमें पढ़ना है, तीन विशेष बातों पर चर्चा करनी है। मांग की लोच का सबसे पहले हम अर्थ समझेंगे, उसके बाद उसकी परिभाषा देखेंगे और मांग की लोच के प्रकार देखेंगे। अब मांग की लोच के प्रकार, सबसे जो आज के सेशन का सबसे बड़ा जो पार्ट है हमारा, या कहें कि आज का पूरा सेशन, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो टॉपिक है हमारा मांग की लोच वाला, ये मांग लोच के प्रकारों पर ही डिपेंड करता है, उसी पर आधारित है ना। तो विशेष करके हमें उस पर ही विशेष चर्चा करनी है। चलिए दोस्तों, मांग की लोच को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सेशन को आपने स्टार्ट किया ना, एंड तक बने रहिएगा। ये सेशन, ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर होने वाला है, पूरी तरह 100% समझ आएगा। कहीं से कहीं तक इस सेशन के बाद में कोई डाउट नहीं बचेगा। लेकिन अगर बीच में छोड़कर जाते हो तो फिर दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सेशन आपको फिर कंप्लीटली समझ आ जाए, क्योंकि आप भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, जब आप पुस्तकों से, किसी भी किताब से या किसी नोट से जब आप पढ़ते हैं तो ये इकोनॉमी वाले जो टॉपिक होते हैं ये इतनी आसानी से समझ नहीं आते हैं। लेकिन एक बार अगर आप लोगों ने लेक्चर को अटेंड कर लिया, व्यवहारिक रूप से इन टॉपिकों को समझ लिया, तो उसके बाद फिर चाहे दुनिया की किसी भी किताब से पढ़ना, टॉपिक एक ही बार पढ़ने में पूरा समझ आने लगता है। उसका भी रीजन होता है ना दोस्तों, क्योंकि जब टॉपिक पढ़ते हो आप तो पूरे उसमें जो शब्द होते हैं, जो टर्म होती है, वो सब जानी पहचानी सी लगती है ना। तो उसकी जो प्रोसेस होती है ना, वो उस सबसे आप पहले ही परिचित हो चुके होते हो व्यवहारिक रूप से। इसीलिए चाहे टॉपिक किताब में कितना ही डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा होगा, ये टॉपिक फिर आपको कंप्लीट समझ आने वाला है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले लोच की, है ना। मांग की लोच नहीं, सबसे पहले लोच समझिए। लोच क्या होता है? ये लोच दोस्तों, आपने रबड़ देखी होगी, रबर बैंड देखा होगा, है ना। रबर बैंड देखा होगा, उसको, रबड़ को जब हम खींचते हैं तो क्या होता है, उसका आकार बढ़ने लगता है, ठीक है ना। और जैसे ही उस रबड़ बैंड को हम छोड़ देते हैं तो उसका आकार फिर से सिकुड़ जाता है। तो ये जो उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है ना, यही लोच है। इसी को लोच कहते हैं। मतलब ये कि लोच का एक सामान्य सा अर्थ ये हो जाता है कि वस्तु में अचानक से परिवर्तन होने की जो उसकी प्रवृत्ति होती है, वही लोच कहलाती है। अब जैसे कि अगर हम एक लोहे के टुकड़े को ले लें और एक तरफ ले दोस्तों हम रबड़ को, है ना, एक रबड़ का एक बंडल लिया, या रबड़ ले लीजिए कोई सी भी, एक तरफ लोहे का टुकड़ा और एक तरफ रबड़ बैंड ले लीजिए, आसान होगा, है ना। तो ये बताइए, क्या लोहे को हम उसका आकार बदल सकते हैं आसानी से, इजीली तरीके से? जब तक उसे गर्म नहीं करेंगे लोहे को, जब तक उस लोहे के अंदर के अणु एक दूसरे से प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, तब तक उसमें लोच नहीं आएगी, है ना। लेकिन हम यहाँ गर्म करने की बात तो कर नहीं रहे हैं, हम उसके सामान्य स्वरूप की बात कर रहे हैं। तो एक लोहे का टुकड़ा है, क्या उस लोहे के टुकड़े को हम आसानी से खींच के बड़ा कर सकते हैं, उसका आकार बड़ा कर सकते हैं?
नहीं कर सकते, आप सभी बोलेंगे नहीं कर सकते, लेकिन एक रबड़ को हम आसानी से खींचकर बड़ा कर सकते हैं, छोड़ने पर वापस हैंड टू हैंड वापस वो सिकुड़ जाएगा। और लोहे को अगर हमने गर्म करके उसको बड़ा कर भी दिया तो दोस्तों उसे छोड़ने के बाद में वापस वो अपना वही रूप धारण नहीं करेगा। क्लियर हो पा रहा है ना? इसलिए हम कह सकते हैं कि लोहे में लोच नहीं होगी जबकि रबड़ में लोच है। मतलब क्या हुआ कि लोचदार कौन हुआ दोनों में से? रबड़। आई होप ये क्लियर होगा, है ना? अब दोस्तों इसी लोच को मतलब वस्तु के आकार में परिवर्तन की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को हमने मांग के साथ डाल दिया। किसकी मांग? किसकी मांग? वस्तु की मांग, ठीक है ना? वस्तु की मांग, किसी भी वस्तु की मांग को, मांग की जो लोच होती है, लोच का मतलब हमने सिंपल सा यहां पर ये देखा है दोस्तों। इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब हम मांग का नियम पढ़ रहे थे तब वहां पर ये आया था कि मांग का नियम ये बताता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिन लोगों को नहीं देखा वो भी सुन ले। मांग का नियम ये बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है ना? जैसे अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ी तो उसकी मांग कम हो जाएगी, लेकिन अगर किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो मांग का नियम मात्र इतनी ही बात करता है, सिर्फ इतना ही बताता है। लेकिन मांग का नियम यह नहीं बताता कि अगर कितनी बढ़ती है उसकी कीमत कितनी बढ़ेगी तो कितनी कम होगी, उसकी मांग कितनी कम होगी, है ना? तो ये कौन बताता है दोस्तों? ये कौन बताता है? ये मांग की लोच बताती है कि कितनी कीमत बढ़ेगी, किसी वस्तु की कीमत कितनी बढ़ी तो उसकी अपेक्षा उसकी मांग में कितनी गिरावट आई, है ना? तो ये कितने वाली जो बात है ना, ये परसेंटेज वाली चीज, ये मांग की लोच बताती है, ठीक है ना? मांग की लोच बताती है। एक सेकेंड, ओके। अब एक बार स्लाइड को पढ़िए, अब क्लियर होता चलेगा। सिंपल सी टर्म है यार, मांग की लोच मतलब इतना ज्यादा हवा मत बनाइएगा, एकदम सिंपल सी टर्म है, सिंपल सी टर्म है। ऐसे समझिए इस मांग की लोच को, अगर अभी भी समझ नहीं आया हो तो ऐसे समझ लीजिए, सिंपल सी बात है कि कोई वस्तु है, उसकी मांग, उसकी कीमत में परिवर्तन आने के कारण उसकी मांग में कितना परिवर्तन आया है। समझिए यहां पर उसकी मांग में, उसकी कीमत में परिवर्तन आने से उसकी मांग में कितना परिवर्तन आया है, यह बताना ही मांग की लोच का काम है ना? देखिए शुरू से पढ़ के बता रहा हूं मैं इसको। देखिए यहां पर कि लोच का सामान्य अर्थ क्या होता है कि किसी वस्तु के घटने या बढ़ने की शक्ति से है, किसी वस्तु के घटने या बढ़ने की शक्ति से है, ठीक है ना? इसका उदाहरण दिया गया है रबड़, जो मैंने आप लोगों को बताया, है ना? इसका सबसे सरल उदाहरण रबड़ है, जिसे रबड़ को खींचने से उसका आकार बढ़ जाता है और छोड़ देने पर वापस वो सिकुड़कर अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। अब इस प्रवृत्ति को हम जो है दोस्तों वस्तु की मांग के साथ अटैच कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहां पर बोला मांग की लोच, ठीक है ना? तो मांग में परिवर्तन, किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन की गति, कि किस गति से उसकी मांग में परिवर्तन हुआ है, ये कीमत में परिवर्तन की गति से तेज या धीमी हो सकती है। समझिए यहां पर कि किसी वस्तु की मांग में जो परिवर्तन हुआ है, जितना परिवर्तन हुआ है, जितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन उसी वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन से कम या ज्यादा हो सकती है। आई होप क्लियर यहां तक का है ना? तो मांग की लोच किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के संबंध को बताती है। किस किस को? कीमत और मांग, इन दोनों के संबंध को बताने वाली कौन है? यहां पर मांग की लोच है। बस फर्क इतना सा पड़ेगा दोस्तों कि मांग का नियम सिर्फ यह बताता है कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, या कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी, लेकिन मांग की लोच ये बताता है कि कितनी कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग कितनी कम हो जाएगी, ठीक है ना? और कितनी कीमत कम होगी तो उसकी मांग कितनी बढ़ जाएगी। क्लियर है? दोनों की, मांग की लोच और मांग के नियम, दोनों के बीच में डिफरेंस अगर आपको समझ आ गया तो ये टॉपिक समझ लीजिए आपको पूरा 100% समझ आने वाला है। बस कुछ टर्म आपको इसके अंतर्गत याद करनी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो।
क्लियर है? दो परिभाषाओं को और देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हमारे वास्तविक जो टॉपिक है हमारा मतलब मांग की लोच के प्रकार उस पर आते हैं, है ना। तो यहां पर दोस्तों दो परिभाषा में आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से लेकर आया हूं, जो आपके लिए याद करना भी इजी होगा, समझना भी इजी होगा, और इन विद्वानों के नामों से आप पहले से परिचित है, इसलिए उन्हीं की परिभाषा में मैंने यहाँ पर जो है पिन की है। पहली है बोल्डिंग, पहले है बोल्डिंग और दूसरे मार्शल। दोनों नामों से परिचित है आप लोग, है ना। आप लोग बोलते हैं ना कि सर ये परिभाषा नाम याद नहीं होते, अजीब से नाम है इनके, तो एक बोल्डिंग है और एक मार्शल है, ठीक है ना। नाम तो सभी के अजीब से होते हैं दोस्तों चलिए, बोल्डिंग और एक मार्शल, क्लियर है। तो बोल्डिंग सामने कहा है कि किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने से उस वस्तु की कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, समझिए यहां पर वस्तु की कीमत, दोस्तों यहां पर एक छोटा सा मिसप्रिंट है, माफ कीजिएगा, उसके लिए माफी चाहता हूं मैं, क्योंकि कभी कभी मिसप्रिंट हम लोगों से भी हो जाती है ना, याद रखिएगा। देखिए, किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने से उस वस्तु की कीमत नहीं, ये मांग है, क्या है? मांग। उस वस्तु की मांग में जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। क्लियर है कि किसी वस्तु की, कोई वस्तु है, उसकी कीमत में 1% परिवर्तन हुआ है, 1% परिवर्तन हुआ है, तो उसकी मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा ये बताना ही, ये जो बताता है इसे ही हम मांग की लोच कहते हैं। वहीं पर मार्शल साहब का कहना है कि किसी वस्तु की मांग की लोच अधिक है, क्या मांग की लोच अधिक है या कम है, ये कब पता चलता है? किसी वस्तु की मांग की जो लोच है वो कम है या ज्यादा है, ये कब पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब कीमत में एक निश्चित कमी होने पर उसकी मांग में वृद्धि होती है। कीमत में एक निश्चित, है ना, परसेंटेज में हम बता सके कि इतनी कमी हुई है, तो उसकी कीमत में एक निश्चित कमी होने पर उसकी मांग में निश्चित कितनी वृद्धि हुई है, या इसका उल्टा कर दीजिए कि कीमत में एक निश्चित कमी होने पर उसकी मांग में कितनी निश्चित वृद्धि हुई है, ये बताना या ये पता कर सके, उसी को हम जो है मांग की लोच कहेंगे। और मांग की लोच कम हुई है, ज्यादा हुई है, तभी पता चल पाएगा। ये मार्शल और बोल्डिंग दोनों की परिभाषाएं बहुत सटीक है दोस्तों, और बहुत ही आसान है, ये पूरे अर्थ को, मांग की लोच के पूरे अर्थ को दिखाती है। चलिए, अब हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक में मांग की लोच और इसका प्रकार, जहां पर हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है और याद रखने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, और विशेषकर आप लोगों की कमेंट से मुझे पता भी चलता है कि हाँ, बहुत ज्यादा परेशान आप लोग जो है इस मांग की लोच के प्रकारों को याद रखने में होते हो। पर यकीन मानिए, इस टॉपिक, इस लेक्चर के बाद में अब आपको ये समस्या तो नहीं रहेगी, एटलीस्ट ये समस्या आपकी नहीं रहने वाली है ना। तो ये समस्या आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मांग की लोच के प्रकार आपको इजीली याद होंगे, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए। मांग की लोच जो है, मांग की लोच आप समझ चुके हैं क्या है? अरे कुछ भी नहीं है, उसके कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है जिसके कारण उसकी मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया है, बस दोनों के प्रतिशत परिवर्तन को बताना कार्य है इसका, मांग की लोच का, है ना। तो ये मांग की लोच कैसे कैसे प्रभावित होगी, उसके प्रकार कितने हो सकते हैं? या सोचिए ना कि एक तो वस्तु की कीमत में कुछ परिवर्तन आएगा तब उसकी मांग प्रभावित होगी, तो एक तो कीमत वाला प्रकार हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, सोचिए, आप खुद सोचिए। एक दूसरा ये हो सकता है ना कि आपकी या मेरी जो इनकम है उस इनकम में परिवर्तन आएगा, इनकम में परिवर्तन होगा, हमारी आय में परिवर्तन होगा, तो वस्तु की मांग भी प्रभावित होगी ना। हम आज ज्यादा कमाएंगे तो वस्तु ज्यादा खरीदेंगे, कम कमाएंगे तो कम खरीदेंगे, सिंपल सी बात है। तो एक आय लोच भी हो जाएगी, एक कीमत लोच, वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ इसलिए उसकी मांग में परिवर्तन हुआ, तो एक कीमत लोच हो जाएगी। एक हमारी आय में परिवर्तन होगा तो वस्तु की मांग में परिवर्तन होगा, तो एक ये आय लोच हो जाएगी। और एक प्रकार अन्य होता है दोस्तों, वो होता है जिसे हम आड़ी लोच बोलते हैं। आड़ी लोच का मतलब सिंपल सा है, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन हो गया। समझिएगा, एक वस्तु, उस दिन मैंने आपको पेन का एग्जांपल लिया था, दोनों पेन आज भी यही रखे हुए हैं, दोनों पेन सिंपल है ना। इस पेन की कीमत में जो है वृद्धि हो चुकी है, एक पेन की कीमत में वृद्धि हो गई, तो क्या होगा, लोग इसको खरीदने की अपेक्षा इसकी ओर आके टूटेंगे, है ना, इसको खरीदना ज्यादा चालू करेंगे। तो इसकी वृद्धि के कारण इसकी मांग में परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। इसकी कीमत बढ़ेगी तो लोग जो इसको खरीद रहे थे वो इस पेन की ओर आएंगे, जब इस पेन की ओर आएंगे तो क्या होगा, इसकी मांग में वृद्धि होगी। तो यही तो आड़ी लोच है,
कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम यहां आड़ी लोच के नाम से जानते हैं। इसलिए सिर्फ 3 प्रकार है लोच के। कौन कौन से? कीमत लोच, आय लोच और आड़ी लोच। आई होप तीनों प्रकार क्लियर है ना। तो तीनों प्रकार दोस्तों इस प्रकार से है, कीमत लोच, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच। 3 प्रकार है। तीनों प्रकार में कोई कंफ्यूजन बताइए मुझे। अभी भी कोई समस्या नहीं है, समस्या इसके अंदर आती है। ये 3 प्रकार भी आप आसानी से याद कर लेते हो। अब समस्या ये आती है कि जो मांग की कीमत लोच है उसमें जो 5 प्रकार बताए हैं ये क्या है ना। और मांग की जो आय लोच है उसमें जो 4 प्रकार बताए हैं वो क्या है। मांग की आड़ी लोच है उसमें जो 4 प्रकार है वो क्या है। कंफ्यूज वो करते हैं। तो आज के बाद उनकी भी हैसियत नहीं कि वो आप लोगों को कंफ्यूज करे, वो भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, इजीली स्मूथली जाने वाला है। ठीक है ना। बस हाँ एक बात और है, मैं आज सोचकर आया हूं कि आप लोगों को ज्यादा थकाऊंगा नहीं। अगर सेशन लंबा होगा तो इसी को मांग की लोच को जो है 2 पार्ट में आपको प्रोवाइड कर देंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना दोस्तों, बताइएगा मुझे, है ना। क्योंकि एक सेशन थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है, 45 मिनट 1 घंटे तक का समथिंग पहुंच जाता है। तो उसमें क्या है कि आप लोगों की ना पढ़ने के जो क्षमता होती है, कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, वो कॉन्सेंट्रेशन टूटने लगता है आगे चल के। तो मैं नहीं चाहता हूं, छोटे छोटे पार्ट में ही आपको 2 पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, सेशन पूरा कंप्लीटली समझ आएगा, है ना। पार्ट में होने से क्या होता है कि आप लोग जो है इजीली उसको समझ पाते हो। थोड़ी बहुत बीच में उठ करके पानी, चाय पानी पीना वगैरह, थोड़ा सा फ्रेश होकर के फिर से आकर बैठते हो तो और अच्छे से समझ आता है। इसलिए मैंने आज डिसाइड किया है कि इस टॉपिक को थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, इसलिए मैंने 2 पार्ट में करने का सोचा है। 33 मिनट के 2 पार्ट बना देंगे, उसमें आपको ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं मांग की कीमत लोच की ना। पहला प्रकार मांग की कीमत लोच। तो सबसे पहले कीमत लोच को समझिए। कीमत लोच का मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फंडा है, किसी वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, किसी वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन हुआ जिसके कारण उसकी मांग में कितना परिवर्तन हुआ। फिर से, वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण उसकी मांग में होने वाला परिवर्तन ही जो है कीमत लोच कहलाता है, मांग की कीमत लोच कहलाता है। समझिएगा, यहां पर फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन के कारण उसकी मांग में कितना परिवर्तन हुआ है, यही दिखाना मांग की कीमत लोच का प्रकार है या कार्य है। ठीक है। इसको ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है कि वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हुआ है, फिर से समझिए, वस्तु की जो मांग में जितना परिवर्तन, देखिए कीमत बढ़ेगी वस्तु की तो उसकी मांग में बढ़ेगी या कम होगी, कीमत बढ़ेगी या कम होगी, 2 ही काम हो सकते हैं ना। वस्तु की कीमत या तो बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है। तो वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन के कारण उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है, तो वो परिवर्तन को, फॉर्मूला है एक इसको ज्ञात करने का कि मांग में जो परिवर्तन हुआ, जितना परिवर्तन, उस परिवर्तन को ऊपर रखेंगे, उस परिवर्तन को हम उसकी कीमत के परिवर्तन से डिवाइड कर देंगे तो मांग की कीमत लोच निकल जाएगी, है ना। यहां पर लिखा हुआ भी है आप लोगों के लिए कि मांग की कीमत लोच किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण उसकी मांगी गई मात्रा, मतलब उसकी मांग में परिवर्तन को दिखाती है, परिवर्तन को दिखाती है। परिवर्तन भी कितना, याद रखिएगा, पूरी मांग लोच जो है ना, लोच का मतलब ही है कितना, है ना। ये मांग के नियम की तरह नहीं बोलेगा कि ऐसा हुआ है, मांग की लोच ये बताएगा कितना हुआ है, परसेंटेज में, अंकों में बताएगा ये एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो यहां पर मांग की कीमत लोच जो बताती है वो क्या बताएगी कि मांग की, किसी वस्तु की कीमत में कितने परसेंट परिवर्तन हुआ जिसके कारण उसकी मांग में कितना परसेंट परिवर्तन हुआ। ठीक है ना। दोनों का प्रभाव बताएगी। इसको ज्ञात करने का एक बहुत प्यारा फॉर्मूला होता है मांग की लोच को, कि वस्तु में जो परिवर्तन हुआ है, उसकी मांग में जो परिवर्तन हुआ है ना, उस परिवर्तन को आप वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हुआ था उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका ये फॉर्मूला पक्का हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसे ले सकते हैं कि मान लेते हैं कि किसी वस्तु की कीमत, दोस्तों राइटिंग मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना, याद रखिएगा ज्यादा, तो थोड़ा समझने का प्रयास करें, मैं मुंह से बोलते जा रहा हूं।
है ना, समझने का प्रयास करना। राइटिंग बहुत ज्यादा एक्चुअली में ना यहाँ पर इसमें डिजिटल पेन पे हेडिंग हैबिट नहीं है यार, इस कारण से। दोस्तों मान लेते हैं कि वस्तु की कीमत जो है 10, वस्तु की कीमत में 10% परिवर्तन हुआ था, 10% परिवर्तन हुआ था, या मान लेते हैं कि बढ़ी थी। किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ी, है ना, तो ये 10% उसकी कीमत बढ़ने के कारण उसकी मांग में, उस वस्तु की मांग में हम मान लेते हैं कि 1% की कमी आई, 1% की कमी आती है। ठीक है, तो 1% की कमी आती है, तो इस फॉर्मूले में कैसे फिट करेंगे? तो दोस्तों वस्तु की मांग में कितनी कमी आई है, कितनी प्रतिशत कमी आई है? 1%। तो ये फॉर्मूले में रख देंगे मांग की लोच, मांग की लोच इज इक्वल टू कितनी प्रतिशत कमी आई है? 1%। तो 1% ऊपर रखेंगे, इस 1% को हम डिवाइड कर देंगे, किससे कर देंगे दोस्तों? उसकी कीमत में जो परिवर्तन हुआ था उससे, है ना, तो यहां 10% से हम डिवाइड कर देंगे, तो इससे के डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वही यहां पर मांग की कीमत लोच कहलाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा यहां तक का, ठीक है ना, ये क्लियर है। चलिए, तो अब दोस्तों अगर आपको ये फंडा क्लियर है कि मांग की कीमत लोच क्या होती है, तो अब इसके अंदर थोड़ा सा अंदर एंट्री मारते हैं और अब समझते हैं कि मांग की जो कीमत लोच है इसके प्रकार कितने हो सकते हैं, इसके प्रकार कितने हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत 5 प्रकार होंगे, माफ करना, 5 प्रकारों की मांग की लोच की जो श्रेणी होती है। अब देखिए आप कंफ्यूज कब होते हो, जब कि मांग की लोच के प्रकार आप याद करते हो तो 3 प्रकार आप याद कर लेते हो, फिर उनके अंदर भी जो है उनको भी आप प्रकार बोलकर याद करते हो, तो कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो जाती है। वो प्रकार नहीं है, वो श्रेणियां है। क्या है? श्रेणियां है कि कीमत लोच कितने प्रकार से हम जो है उसकी जांच कर सकते हैं, कितने मतलब कितनी विधियां है, मांग की कीमत लोच की जांच करने की कितनी विधियां हैं, उन्हीं विधियों को हम यह श्रेणियां बोल रहे हैं। तो दोस्तों मांग की कीमत लोच को पता करने के जो पद्धतियां हैं वो 5 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी पद्धतियां हैं? तो एक पद्धति तो दोस्तों यहां पर है पूर्ण लोचदार मांग, दूसरी है अत्यधिक लोचदार मांग, तीसरी है लोचदार मांग, और चौथी है बेलोचदार, और पांचवी है पूर्ण बेलोचदार। अब देखिए ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। लोचदार मांग, समझिए लोचदार मांग ये शब्द कॉमन है, याद करना है आपको। देखिए सभी में लोचदार मांग आ रहा है, जो लोचदार मांग शब्द है ये सभी में कॉमन है। एक मिनट कलर चेंज करते पेन का। देखिए लोचदार मांग वाला शब्द जो है दोस्तों सभी में कॉमन है, ठीक है ना। तो एक शब्द मात्र आपको पूरी मांग की कीमत लोच की जब श्रेणियां याद करनी है तो आपको जो है एक शब्द याद करना है, लोचदार मांग, ठीक है ना। अब इस लोचदार मांग के अंतर्गत भी दोस्तों, लोचदार मांग के अंतर्गत 5 प्रकार है। देखिए पहला पूर्ण लोचदार, दूसरा अत्यधिक लोचदार, तीसरा लोचदार, बेलोचदार और पूर्णतः बेलोचदार, ठीक है ना। चलिए एक बार दोस्तों मैं इसको ओपन कर देता हूं, उसको एक बार आप लोग पूरा पढ़ेंगे, तीनों प्रकारों को पढ़िए और 1 मिनट के लिए दोस्तों मैं अभी 1 मिनट में आता हूं। प्लीज उसको पढ़ के रेडी कीजिएगा, 1 मिनट। ओके फ्रेंड्स,
पढ़ ली होगी आपने अभी तक, ठीक है ना। चलिए अब इसको मैं फिर से हटा रहा हूं, है ना, एक एक करके इनको क्लियर करते हैं। दोस्तों देखिए, पढ़ने के हिसाब से, अब जब आपने पढ़ा होगा तो कंफ्यूजन भी आई होगी अभी आप लोगों ने, जिसने भी पढ़ा होगा। ये तो मैं अच्छे से जानता हूं कि सभी ने तो नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आजकल तो ट्रेंड चल रहा है ना, टीचर की बात कोई मानेगा नहीं, मास्टर क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है छोड़िए उसको, करेंगे अपन मन की ही, जो आपको उचित लगेगा वही आप लोग करोगे, है ना। हमने क्या बोला उससे कोई आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन है ऐसा नहीं है, सभी एक जैसा नहीं है, कुछ मानते भी है बातों को। चलिए, पूर्ण लोचदार, पूर्ण लोचदार, अत्यधिक लोचदार, बेलोचदार। अब देखिए कितनी सिंपल श्रेणियां हैं, समझिए। पूर्ण लोचदार, पूर्ण लोचदार, अत्यधिक लोचदार, लोचदार, बेलोचदार और पूर्ण बेलोचदार। कुछ कॉमन सा नहीं लगता आप लोगों को इसमें? कुछ कॉमन सा नहीं लगता क्या पांचों में? लगता है ना। देखिए पूर्ण लोचदार क्या होता है, पूर्ण लोचदार मतलब एक शब्द को अगर आपने पकड़ लिया ना दोस्तों, ये पांचों श्रेणी आपको याद हो जाएगी, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये पूर्ण लोचदार मतलब एक ऐसी रबड़, एक ऐसी रबड़ जिसको आपने जरा से पकड़, हल्का से हल्की सी ताकत लगाई, बहुत मतलब उसका आकार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। और अत्यधिक लोचदार एक ऐसी रबड़ जिसको आपने पकड़ा, जो पूर्ण लोचदार थी ना, जो जरा से पकड़ते ही बहुत ज्यादा आकार बढ़ा था उसका, उससे थोड़ी कम उसका आकार बढ़ने वाला। समझिए कहां पर 5 प्रकार की रबड़ आपके सामने रखी हुई है और पांचों की क्वालिटी अलग अलग है। क्या क्वालिटी है? एक रबड़ ऐसी है जिसको पकड़ के हल्की सी पावर लगानी पड़ रही है, हल्की सी ताकत लगानी, से पकड़ेंगे जरा सा खींचेंगे तो बहुत स्पीड से बढ़ती चली जा रही है, उसका आकार बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और उसी के बाद में एक रबड़ ऐसी है जिसको पकड़ के आप खींच रहे हो तो थोड़ी कम उसका आकार बढ़ रहा है, थोड़ा कम बढ़ रहा है ना। तीसरी है जिसको आपने पकड़ा और खींचा तो उससे कम, उससे तो और कम। तो पांचों रबड़ की अलग अलग क्वालिटी। उसी तरह से मांग की कीमत लोच जो होती है, 5 श्रेणियां हैं, पांचों की जो है कुछ भी नहीं, उसका क्रम गिरता जा रहा है। कैसे गिरता जा रहा है? अब उस शब्द को पकड़िएगा। यहां पर कहने का मतलब ये हो रहा है, पूर्ण लोचदार मांग वो होती है दोस्तों जिसमें वस्तु की कीमत में, वस्तु की, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें वस्तु की कीमत में जरा सा परिवर्तन आया, थोड़ा सा, बिल्कुल ना के बराबर, सूक्ष्म परिवर्तन। किसमें? वस्तु की कीमत में। तो वस्तु की कीमत में सूक्ष्म परिवर्तन आने से उसकी मांग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। जैसे एग्जांपल अगर लें तो मान लेते हैं कि किसी कोई एक वस्तु है जिसके कीमत में, कीमत क्या हुआ, उसकी कीमत में 1% भी नहीं, मान लेते हैं कि 100 रुपए की कोई वस्तु है, तो 100 रुपए की वस्तु जो है अब 101 रुपए की हो गई, 1 रुपए उसकी कीमत बढ़ गई। तो उसकी जो मांग है ना, मांग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई उसकी, बहुत ज्यादा। 100 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपया बढ़ा था, मतलब कितना परसेंट वृद्धि हुई थी उसमें? 1% वृद्धि हुई थी उसकी मांग कीमत में। तो वस्तु की कीमत में 1% वृद्धि हुई, लेकिन उसकी मांग में 50% की कमी हो गई। मतलब क्या हुआ? सिंपल सा समझ गए ना कि पूर्ण लोचदार क्या होगी? जिसमें लोच के जो प्रकृति होगी लोच की, वो बहुत ज्यादा होगी। कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने से उसकी मांग बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाती है, उसी को हम पूर्ण लोचदार मांग कहेंगे। अब उसके बाद आता है अत्यधिक लोचदार। तो ये इसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम है, मतलब ये यहां पर भी दोस्तों कीमत में परिवर्तन कम हो रहा है और मांग में परिवर्तन ज्यादा हो रहा है, लेकिन पूर्ण लोचदार की तरह नहीं कि जरा सा एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ कीमत में और मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि यहां पर कीमत में थोड़ा परिवर्तन, अब यहां सूक्ष्म नहीं, थोड़ा ज्यादा, सूक्ष्म से थोड़ा सा ज्यादा। तो यहां पर जो है वस्तु की कीमत में कम परिवर्तन होता है और मांग में ज्यादा परिवर्तन होता है, उसी को हम यहां पर अत्यधिक लोचदार मांग कहेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल दिया गया है, क्या दिया गया दोस्तों कि उसकी कीमत में 10% वृद्धि होती है, कमी होती है, वृद्धि होती है, कि उसकी वस्तु की कीमत में 10% कमी होती है तो उसकी मांग में 20% वृद्धि हो जाती है ना। यह डबल हो रहा, डबल मान लीजिए आप, अत्यधिक लोचदार में डबल मान लीजिए, लेकिन पूर्ण लोचदार में तो बहुत ज्यादा था, कई गुना था। क्लियर है ना। अब जो पद्धति आती है वो आती है दोस्तों लोचदार। लोचदार का मतलब यह है बराबर। अगर उसकी कीमत में 10% की वृद्धि हुई है तो उसकी मांग में 10% की कमी हो जाएगी, बराबर, है ना। जितना परिवर्तन उसकी कीमत में, उतना ही परिवर्तन उसकी मांग में, उसे हम कहेंगे लोचदार मांग। क्लियर है दोस्तों,
यहां तक का भी अगर क्लियर हो प्लीज मुझे कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा, जिससे मुझे समझ आ जाए कि हाँ आप लोगों को कंप्लीटली समझ आ रहा है और स्मूथ तरीके से समझ आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों आती है बेलोचदार। बेलोचदार का मतलब अब आपको खुद ही समझ आ गया होगा, है ना, कि सर पूर्ण लोचदार में आपने बताया, पूर्ण लोचदार में आपने बताया थोड़ा सा कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया। फिर अत्यधिक लोचदार में बताया कि कीमत में थोड़ा परिवर्तन होता है, थोड़ा, है ना, कीमत में थोड़ा परिवर्तन होता है तो उससे थोड़ा सा ज्यादा परिवर्तन उसकी मांग में हो जाता है। और लोचदार में बताया बराबर परिवर्तन, कीमत में जितना उतना ही मांग में परिवर्तन हुआ। तो बेलोचदार का मतलब सिंपल है कि अब जो है कीमत में जितना परिवर्तन हुआ है उससे ज्यादा परिवर्तन अब मांग में होने लगेगा, है ना। अब कीमत में परिवर्तन कम और मांग में परिवर्तन ज्यादा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों कि कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन ज्यादा होता है। एग्जाम्पल दिया गया है कि कीमत में, वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि होती है तो तब जाकर के मांग में सिर्फ 10% की ही कमी हो पाती है। इसको हम बेलोचदार कहेंगे। बेलोचदार, इसमें लोच नहीं है, इसमें लोच नहीं है, एक थोड़ा बहुत है जिसके कारण से मांग प्रभावित हो रही है, थोड़ा बहुत लोच है। लेकिन इसके आगे जो आने वाला ना पूर्ण बेलोचदार, जिसमें लोच है ही नहीं, मतलब क्या होगा उसका आइए आगे समझ लेते हैं कि पूर्ण बेलोचदार में क्या हो जाएगा। आप खुद ही समझदार है, आप खुद समझ चुके होंगे कि कीमत में कितना भी परिवर्तन कीजिए आप, मांग डिस्टर्ब होगी ही नहीं, या मांग में कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा, है ना। तो कहां से शुरू किया था हमने, कहां से शुरू किया था दोस्तों, पूर्ण लोचदार से किया था शुरू। वहां पर क्या था, कीमत में थोड़ा सा माइनर सा चेंजेस आया तो मांग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, है ना। तो वहां से हमने शुरू करते करते और पूर्ण बेलोचदार पर आकर खत्म किया। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि अब कीमत वाले तुम कितनी भी चेंज कर देना, मांग डिस्टर्ब नहीं होगी, मांग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पांचों श्रेणियां याद हुई दोस्तों, है ना। फिर से रिपीट कर देते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी श्रेणियां थी दोस्तों। 5 श्रेणियां। सबसे पहले पूर्ण लोचदार। पूर्ण लोचदार देखिए हमने, जिसमें कीमत में एक माइनर सा चेंजेस आता है तो उसकी मांग में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। दूसरा देखा हमने अत्यधिक लोचदार। तो अत्यधिक लोचदार में क्या होता है दोस्तों कि उसकी कीमत में जो परिवर्तन आता है उससे डबल परिवर्तन उसकी मांग में आता है ना। और फिर उसके बाद हमने देखी लोचदार। लोचदार की क्या खासियत है, उसकी खासियत यह थी कि जितना परिवर्तन आप वस्तु की कीमत में आ रहा है उतना ही परिवर्तन उसकी मांग में आएगा, बराबर परिवर्तन। क्लियर है। फिर हमने देखा बेलोचदार मांग। तो बेलोचदार में दोस्तों यहां वस्तु की कीमत में कम परिवर्तन हो रहा है जबकि मांग में माफ कीजिए, वस्तु की कीमत में अधिक परिवर्तन हो रहा है जबकि वस्तु की मांग में कम परिवर्तन हो रहा है। और फिर पूर्ण बेलोचदार में कि वस्तु की कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होगा। पांचों श्रेणियां उम्मीद करता हूं पूरी स्मूथ तरीके से व्यवहारिक रूप से समझ आई होगी। मैंने यहां पर इस डेटा का इस्तेमाल नहीं किया है, ये डेटा आप लोगों के लिए छोड़ दिया है पीडीएफ डाउनलोड करके, और आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब एक बार हम क्लासेस का टाइम चेक कर लेते हैं, कितने टाइम की क्लास अभी तक हो चुकी है, उसके बाद डिसाइड करते हैं आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है। दोस्तों आधे घंटे से ऊपर क्लासेस हो चुकी है। अगर इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो आप जानते हैं 1 घंटे के समथिंग क्लासेस जाने वाली है, ठीक है ना। तो इसके लिए इस पार्ट को यहीं रोकते हैं दोस्तों, और इससे आगे का सेशन हम इसके बाद में मतलब सेकंड पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट से दोस्तों हम मांग की आय लोच से स्टार्ट करेंगे, और दोनों लोच को, मांग की आय लोच और आड़ी लोच, दोनों को अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।